रहे हैं हम रखें ख्याल आपका। आजकल की ज़िंदगी भागती दौड़ती ज़िंदगी है। हर कोई भागम भाग में है, हर कोई जल्दी में है, हर किसी को कोई ना कोई परेशानी है, कोई न किसी टेंशन में है। आप अपनी ज़िंदगी में आसपास जहाँ भी नज़रें दौड़ाते हैं आपको दिखाई देता है कि हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी बात पर नाराज़ हो रहा है, या तो फ़ोन पे चीख रहा है, चिल्ला रहा है, या घर के अंदर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आ रही हैं। तो इस तरह की जो ज़िंदगी है ये क्यों है? बच्चे एग्ज़ाम की टेंशन में है, युवा करियर की टेंशन में है, जो जॉब कर रहे हैं उनको अपनी प्रमोशन की टेंशन है, या परिवार में है उनको घर की चिंता है। जो चिंताएं हैं और ये जो अनजाना डर है, किसी को लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए, किसी को लगता है कहीं वैसा ना हो जाए, हमेशा कोई ना कोई प्रेशर दिमाग पर बने रहना, या फिर किसी न किसी वजह से इरिटेट होते रहना, चिल्लाते रहना, चीखते रहना, ये सब जो चीज़ें हैं। कभी बीपी डाउन हो जाना, कभी कभी कहा जाता है कि मूड स्विंग हो रहा है हमारा, या मूड ठीक नहीं आ रहा हमारा, या बेवजह ऑफिस में आकर लड़ने झगड़ने लगना, ये सब जो है एंग्जाइटी के लक्षण हैं। ये एंग्जाइटी क्या होती है, ये बीमारी क्यों होती है, और ये अक्सर बड़े शहरों में क्यों देखने के लिए मिल रही है, जिसे हिंदी में अवसाद कहा जाता है, तनाव कहा जाता है। आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। किसी को ये एंग्जाइटी जो है कुछ घंटों की होती है, किसी को कुछ दिनों की होती है, और किसी को कुछ महीनों की भी होती है। कुछ घंटों की भी एंग्जाइटी होती है। अचानक से कोई फोन कॉल आया और आप परेशान हो गए, आपको टेंशन हो गई, कौन था, क्या था, कहां से आया, क्यों आया, क्या वजह है, या बॉस ने बुला लिया, क्यों बुला लिया, अब क्या होगा, कहीं जॉब ना चली जाए, ये जो एंग्जाइटी है। हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, पसीना आने लगता है, घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, ये क्या ये है, रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं क्या होगा। ये सब बातों पे आज चर्चा करेंगे डॉक्टर जया सुकुल से, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर बीपी त्यागी से। इसी में बात करेंगे कि आखिरकार हमारी भागती दौड़ती जिंदगी को ये किसकी नजर लग रही है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों इतना प्रेशर है हमारे ऊपर, और इसकी वजह से हमारी जो मेंटल हेल्थ के पे तो नुकसान पड़ता ही पड़ता है, फिजिकल हेल्थ पे किस तरह का नुकसान पड़ रहा है इसकी, और इसके साथ साथ जो हमारी जिंदगी है जिसे खुशनुमा होना चाहिए, खुशगवार होना चाहिए, और जिंदगी को जो है हम गाते गुनगुनाते हुए गुजार लें, वो आखिरकार इतनी पेनफुल क्यों हो जाती है। इसी में बात करेंगे डॉक्टर जया सुकुल से। डॉक्टर जया सुकुल, आप हमसे जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है, हम रखें ख्याल आपका। जिंदगी बड़ी पेनफुल हो गई है लोगों की, हर कोई परेशान है इस मेट्रो सिटी में। आप म्यूट हैं, थोड़ा म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी, आवाज नहीं आ रही है। पीसीआर ठीक है, आपकी आवाज थोड़ी सी अभी नहीं आ रही है, चेक करवा रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, हर कोई टेंशन में सर पकड़ के बैठ जाता है। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ लोग जो है दूसरे चीज़ों में चले जाते हैं, कोई जो है कमरे में बंद कर लेता है, दीवारों को ही ताकते रहता है, कोई रोने लगता है। हर किसी को लगता है कि वो अकेला है, कोई इसका अपना नहीं है, कोई इसको समझने वाला नहीं है। हर वक्त एक अलग तरह का दुख बना रहता है। हर कोई कहता है मैं अकेला हूं। क्यों है ये एंग्जाइटी, क्यों है ये अवसाद, क्या रीजन है? क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर जगह यही है। तो इसकी जो परेशानियां हैं एंग्जाइटी की, वो क्या है, क्यों है, कैसे है, और ये हमारी जिंदगी को कैसे परेशान कर रहा है, और कितनी तरह की गंभीर बीमारियां इससे हो सकती हैं। सुबह से शाम तक आप भागते दौड़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं, और हर दूसरा व्यक्ति एंग्जाइटी से ग्रसित है। यानी कि रिश्तों में तनाव, जिम्मेदारियों का बोझ, काम का तनाव, ये सब एंग्जाइटी के कारण होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कुछ कारण हैं जिनमें बात करेंगे सिलसिलेवार ढंग से डॉक्टर जया सुकुल से। तो जय डॉक्टर सुकुल, आपके पास मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी। तो बहुत डॉक्टर जया, बहुत अच्छा आपने टॉपिक का चयन किया है, ये मैं बताना चाहूंगी। जी, जी, तो क्यों है ये लोग इतने परेशान क्यों हैं? देखिए, आपने एक बात बोली कि मेट्रो सिटीज में ज्यादा एंजाइटी की प्रॉब्लम है। जी, एक्चुअली एंजाइटी की प्रॉब्लम गांव में, मेट्रो सिटीज में हर जगह बराबर है। मगर जो मेट्रो सिटीज वाले लोग हैं वो ज्यादा इस बारे में जागरूक हैं, या उस चीज को एक्सप्रेस करते हैं, या उस चीज को समझ पाते हैं। मगर हम जब इलाज करते हैं
तो मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे गांव वाले जो हैं वो भी आते हैं, उनकी पीड़ा या उनका एंजाइटी दिखता थोड़ा अलग है कि वो भाई बेचैनी ज्यादा होती है, मगर ये है हर जगह। क्यों है ये हर जगह? कि आप अगर हमारी पीढ़ी को देखिए कि हम लोग कैसे बड़े हुए हैं, हम लोग एक सर्वाइवल मोड में बड़े हुए हैं कि हमने अपने माँ बाप को देखा है कि वो कितनी मेहनत करी है उन्होंने हमारे को सक्सेसफुल बनाने में। एक हम ना चाहते हुए भी बचपन से लेके अभी तक एक दबाव में रहे हैं, एक हमारी दिमागी मानसिक आदत बन गई है कि नहीं इसी तरीके से सारी चीजें होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा तो खराब हो जाएगा। बचपन से सुना है कि भाई 10वीं के बाद ऐश कर लेना, 12वीं के बाद ऐश कर लेना, कॉलेज के बाद ऐश कर लेना, शादी के बाद कर लेना, बच्चे के बाद करना, वो समय आता ही नहीं है मेरे ख्याल। तो दिमाग एक तरीके से आदी हो गया है घबराहट, बेचैनी और कुछ ना कुछ परफॉर्म करने के लिए। मगर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो परेशानी के कारण कम भी होते जाते हैं, काफी चीजें हमारी लाइफ की स्ट्रीमलाइन होने लगती है। मगर दिमाग का क्या है, उसको तो आदत है बेचैन रहने की, उसको तो आदत है कंट्रोल करने की, और वहां से जन्म होता है एंजाइटी इलनेसेस का, जो बहुत सारे रूप में हो सकती है। तो ये जो बहुत सारे रूप में है, जैसे अभी हमने कुछ जिक्र किया था, आपके ऊपर वर्क प्रेशर भी हो सकता है, आपके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर भी हो सकता है, या रिश्तों का तनाव हो सकता है ना, चाहे वो पति पत्नी हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई भी वॉटेवर जिस तरह की चीज़ें होती हैं, या प्रमोशन का भी प्रेशर हो सकता है। तो ये जो प्रेशर है, ये युवा या व्यक्ति ये फेस क्यों नहीं कर पा रहा है, और इसकी वजह से फिर वो जो एक डिप्रेशन में, जैसे मैंने कहा, कभी किसी किसी को कुछ घंटों का भी एंजाइटी होता है, किसी किसी को 2 दिन रहता है, किसी को 1 हफ्ते रहता है, किसी को 1 महीने रहता है। और कभी कभी हम एंजाइटी को क्या कहते हैं, जया नहीं, एंजाइटी को कभी कभी क्या कहते हैं, या किसी की नजर लग गई है, नजर तार दो। तो ये जो एंजाइटी को नजर का भी नाम दे दिया गया है, तो आखिरकार इसका समाधान क्या है, और लोग कैसे समझें कि वो एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं? देखिए, कई बार जब हम अधिकतर सोचते हैं ना तो हमें लगता है अरे सभी तो ऐसे सोचते हैं। कभी कभार हम जब लाइफ में परेशान हो रहे होते हैं या ओवर थिंक कर रहे होते हैं, स्ट्रेस ले रहे होते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि भाई अरे सब लोग की लाइफ तो ऐसी है, सभी तो ऐसे परेशान है। अच्छा, हम घर वालों से डिस्कस करें या अपने दोस्तों से अपनी पीड़ा डिस्कस करें तो वो ये नहीं पूछेंगे कि अरे तुम्हें ये क्यों हो रहा है, बोलेंगे अरे इसके होने की तो तुम्हारी कोई वजह नहीं है, तुम्हारे पास तो नौकरी भी है, बीवी भी है, जो भी है। मतलब हम इसको कहते हैं, हम सामने वाले की इमोशनल एक्सपीरियंस को इनवैलिडेट कर देते हैं। ठीक, इमोशनल एक्सपीरियंस को, है ना? हाँ, कि हम मना कर देते हैं कि अरे तुम्हें कैसे हो सकती है, तुम्हें होनी नहीं चाहिए, अरे मत करो एंजाइटी या मत फील करो ऐसा। अब हम में से किसी के काबू में तो है नहीं कि जानबूझ के आज हम एंजाइटी फील कर रहे हैं, मम्मी डांटेंगी और बोलेंगे कि भाई मत करो फील, तो बंद हो जाएगी एंजाइटी फील होना, ऐसा तो होगा नहीं। तो इस चीज को समझना और इस चीज को जगह देना सबसे पहला स्टेप है एंजाइटी भगाने का, कि उसको एक्सेप्ट करें कि बेचैनी नॉर्मल नहीं है, घबराहट नॉर्मल नहीं है, ज्यादा सोचना नॉर्मल नहीं, और वो भी लंबे समय तक। अगर जो आप कह रहे हैं कि 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, इसे एंजाइटी अटैक कहते हैं। एंजाइटी अटैक तभी होते हैं जब आप सालों साल एंजाइटी की पीड़ा से जूझ रहे हैं और अब शरीर और दिमाग गिव अप कर देता है। एंजाइटी सिर्फ और सिर्फ जो सक्षम दिमाग का आदमी होता है उसी को होती है, जो असक्षम है उसे नहीं होती है। जो सोचने समझने की सक्षमता ही नहीं रखेगा वो, उसको एंजाइटी नहीं होगी। बिल्कुल, सक्षम आदमी को जब उसके पास इंटेलिजेंस है बट इमोशनल मैनेजमेंट पुअर है, तब एंजाइटी होती है। मेन में स्पेशली एंजाइटी दिमागी या मानसिक रूप में नहीं होती, उनका पेट खराब हो जाता है, घबराहट ज्यादा दिन होती है, उनके शरीरों में दर्द होने लगता है, उनको सर्वाइकल स्पाइन का पेन होने लगता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि एंजाइटी का रूप सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक भी है। शारीरिक में जैसे आपने बताया ये सब कुछ होता है पुरुषों में, महिलाओं में जैसे क्या होता है? महिलाओं में लोअर बैक पेन, डिस्क पेन और जॉइंट पेन सबसे ज्यादा कॉमन फीचर्स होते हैं। महिलाओं को फिर भी हमारे सोसाइटी में डिप्रेशन होने की इजाजत है, मैं कहूंगी। इजाजत? हाँ, कि अगर कोई लेडी आके बोलेगी कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो 2 जने उसको
सब वो प्यार से संभाल ही लेंगे। कोई आदमी अगर आके बोलेगा मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो उसके दोस्त क्या, उसके घर वाले क्या, उसके बिल्कुल उसको नकार देंगे उसके डिप्रेशन को। तो सोसाइटी में जो इजाजत ही नहीं है आदमी लोगों को मानसिक बीमारी रखने की, और वो इसीलिए क्या कहते हैं उसे, पर्दे के पीछे सफर करते रहते हैं, साइलेंस में सफर करते रहते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज को, और वो तब तक सफर करते रहते हैं जब तक वो शारीरिक इशू ना बन जाए। तो मेल पॉपुलेशन में हम फिजिकल सिम्टम्स ज्यादा देखते हैं और फीमेल पॉपुलेशन में इमोशनल सिम्टम्स ज्यादा देखते हैं। जड़ वही है, बेचैनी, घबराहट, एंजाइटी, इमोशनल मिसमैनेजमेंट, जड़ यही है। मुझे एक बात समझ में आई आपसे बात करके डॉक्टर जया, कि इमोशनल मिसमैनेजमेंट, यानी कि हर किसी को एक इमोशनल अटैचमेंट चाहिए, एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, एक ऐसा रिश्ता चाहिए जिसके अंदर वो अपने को इमोशनली सिक्योर फील कर सके, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो। यदि इमोशनली सिक्योर नहीं है तो वो एंजाइटी का शिकार हो सकता है। और पुरुषों के साथ यह है कि यदि उसने थोड़ा सा कहा कि मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ, ऐसा कुछ हो रहा हूँ, तो उसको कमजोर समझ लिया जाता है और वो उसको दबाता रहता है, और दबाने के रूप में वो दूसरी तरीके से दिखाई देता है हमें, जो आपने बताया अभी हमें जी। अब इसके ऊपर जो है, तो इमोशनल जो मिसमैनेजमेंट है, और आपके पास जिस तरह के पेशेंट आते हैं आपके क्लिनिक में, तो आपके पास सबसे ज़्यादा इसी तरह के, तो कैसे आप ट्रीटमेंट करती हैं, कैसे उनको आप उस सिचुएशन से बाहर निकालते हैं? और मैं थोड़ा समझना चाहता हूं, जैसे गांव देहात के लोग भी आते हैं, मिडिल क्लास के लोग भी आते हैं, और अपर मिडिल क्लास के भी, और फिल्दी रिच टाइप के भी, तो थोड़ा कैटेगराइज वाइज समझाएं कि किस तरह के कैटेगरी में किस तरह के इमोशनल मिसमैनेजमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बिल्कुल गांव के पेशेंट की बात करेंगे या लोअर मिडिल क्लास की बात करेंगे, तो इनको सबसे ज्यादा शारीरिक दिक्कतें होती हैं। क्रॉनिक इलनेसेस, क्रॉनिक पेन जिसे कहते हैं, कि जी जितने दिन दवाई खाते हैं उतने दिन तो ठीक रहते हैं, जब दवाई छूट जाती है 10-15 दिन में, नहीं तो 2 महीने बाद वापस वो दिक्कत चालू हो जाती है कि शरीर में दर्द है, जॉइंट्स में दर्द है, सर में दर्द रहता है, ऐसी तरीके की दिक्कतें आती हैं। और मध्यम वर्ग और ऊपर के वर्ग की अगर हम बात करेंगे, तो इन लोगों को रिलेशनशिप इशू, प्रोफेशनल इश्यूज, एंगर इश्यूज, ये चीजें ज्यादा प्रेवलेंट रहेंगी, ज्यादा प्रचलित रहती हैं अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में जी। देखिए, सबको लगता है कि साइकोलॉजी का काम है कि हम कुछ समझा देंगे और आप ठीक हो जाएंगे, कि भाई घबराइए मत, और कोई प्यार से समझा देगा और आप ठीक हो जाओगे। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि आपको सिखाना पड़ता है कि अच्छा आप ये महसूस कर रहे हैं, आपको ये और ये करना पड़ेगा, तो आप ये महसूस नहीं करेंगे। अब इसका मतलब योगा मेडिटेशन करना या अपना ध्यान भटकाना नहीं, उस थॉट को ही चैलेंज करना, उस थॉट को ही ट्रेन करना के लिए एक्सरसाइजेस दी जाती हैं, और जहां जरूरत होती है वहां दवा भी दी जाती है। तो दोनों चीजों को साथ में नहीं करेंगे कि हम ट्रेनिंग, अपने ब्रेन की ट्रेनिंग ना करें और सोचें कि सिर्फ दवा से ठीक हो जाएंगे, तो भी काम नहीं होगा। और कुछ केसेस में ट्रेनिंग अकेले काम कर जाएगी, बट कई केसेस में दवा भी देनी पड़ेगी जी। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जया। जैसे एक मान लेते हैं कि किसी, अभी जैसे हमने कोरोना देखा, बहुत सारी डेथ हुई, किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने मदर को खोया, भाई को खोया, पति को खोया, और तो इस तरह के लोगों में किस तरह की एंजाइटी देखने के लिए मिल रही है। और जैसे कि कभी कभी होता है, मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल और है, किसी का 5 साल बाद ब्रेकअप हुआ और लड़का जो है साइलेंट हो गया, डॉक्टर ने उसको रोने की दवाइयाँ दी कि इसको थोड़ा सा रुलाया जाए, और जिससे कि वो थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करे, क्योंकि शांत हो गया था। तो इन दोनों में किस तरह की एंजाइटी थी और क्या था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, यानी कि रिलेशन ब्रेकअप और किसी को खो देना, डेथ हो जाना। ठीक है, तो पहली बात तो मैं कोरोना की करती हूँ। कोरोना में मैंने 2 साल बिल्कुल फ्रंटलाइन पे काम किया है, और फ्रंटलाइन पे हमने रियलाइज किया कि ये जो लॉस है, ये किसी भी तरीके से हम भर नहीं पाएंगे।
लोगों के सिर्फ माँ या बाप नहीं, बहुत लोगों के पूरे परिवार उजड़ गए जी। तो इस पे जो हमने ट्रेनिंग का काम किया वो ऐसा किया कि आप डेथ पे या उस इंसिडेंट पे नॉर्मल या खुश तो हो नहीं सकते। तो हमने किसी भी तरीके की फॉल्स पॉजिटिविटी का प्रोपेगेंडा नहीं किया कि नहीं नहीं खुश हो जाओ, चलो कोई बात नहीं, इतने सारे लोग आ गए। हमने स्पेस दी जो लोग सफर कर रहे थे कि वो कहीं ना कहीं उनको कोई बोले कि हाँ कोई बात नहीं, तुम रो लो, तुम हो लो परेशान, ताकि वो अपने अंदर की जो भावनाएं उनको खाली कर पाए। देखिए बहुत सारे इमोशंस अनप्लेजेंट होते हैं बट अब नॉर्मल नहीं होते। अब नॉर्मल तब होते हैं कि सिचुएशन है जी हंसने वाली और तुम रो रहे हो, या सिचुएशन है रोने वाली और तुम हंस रहे हो। अब दूसरी आपने जो ब्रेकअप वाली बात करी, आज की डेट में बच्चे बहुत टेंडर एज में रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल। अभी ये खुद सिक्योर नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात बोली थी कि सिक्योरिटी नहीं होती है इनके पास। इनकी अभी अटैचमेंट, इनकी ब्रेन की ग्रोथ, इनकी इमोशनलिटी अचीव नहीं हुई हुई होती है। और बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, बड़ा नॉर्मल भी है, इसमें हमें उनका जज या उनको डांट पीटना भी नहीं चाहिए जी। मगर हमें समझना पड़ेगा क्योंकि वो एज इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर है तो वो ब्रेकअप भी जो है वो कंफ्यूज कर देता है ब्रेन को कि उसको लगेगा कि भाई मेरे को तो आदत है, जैसे मम्मी पापा थे वैसे ही मैं जिससे प्यार करता हूँ वो भी वैसे ही उसी कैटेगरी में है। तो हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि अगर आपको रिलेशनशिप या अगर आपको थोड़ा प्यार में पढ़ना भी है तो थोड़ा 23-24 की उम्र के बाद पढ़िए, जब ब्रेन की डेवलपमेंट, डिसीजन मेकिंग, सारी चीजें बाद में आप समझ पाए कॉन्सिक्वेंसेस, ताकि आपका दिमाग, वो जो आपने लड़के का एग्जांपल दिया कि ना वो रो पा रहा ना फंक्शन कर पा रहा, दैट इज जस्ट ब्रेन गोइंग इनटू पैरालिसिस, इमोशनल पैरालिसिस कि अरे अब कैसे होगा, अब मेरे को तो पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो मैच्योरिटी, वो अंडरस्टैंडिंग, वो सिक्योरिटी नहीं है। तो इन केसेस में हमें समझना पड़ेगा कि कोरोना या डेथ के टाइम पे तो मानसिक तनाव आना ठीक है, बीमारी नहीं है। अच्छा, मगर एक और समय तक रहेगा वो बीमारी का पैमाना बनता है। हाँ, हमारे दर्शकों के लिए एक और एग्जाम्पल पे डिस्कस कर लेते हैं जी। आज 10 में से 8 महिलाएं मारपीट का शिकार हैं, चाहे वो गांव देहात का आदमी हो, चाहे शहर का पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे काम करने वाला व्यक्ति हो, मतलब कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। मेरे पास में इसकी पूरी जानकारी है और मुझे ऐसी ऐसी लड़कियों ने अपनी ये बातें बताई हैं जिनको देखकर मैं हैरान था कि ये क्यों पिट रही थी उनसे, और सालों साल पिटती रहीं, सड़क पे पिटती रहीं, गाड़ियों में पिटती रहीं, कारों में बैठकर, अपने घर में पिटती रहीं, पीजी में पिटती रहीं, लिव इन में पिटती रहीं। ये जो इसकी वजह से, और जिसके बाद जब ब्रेक इस रिश्ते से बाहर निकल के दूसरे रिश्ते में गई तो वहाँ एक अनजाना डर बना रहा कहीं ये भी वैसा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी रिश्ते में है। तो ये किस तरह की एंजाइटी है और किस तरह का ये एक डिप्रेशन है? इसे रिलेशनशिप ट्रॉमा कहते हैं। इसमें आपको समझना पड़ेगा कि जब आपका किसी के साथ लगाव है और वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो आप कहीं ना कहीं उम्मीद लगा लोगे कि अरे ये आदमी एक दिन ठीक हो जाएगा और मुझे बढ़िया तरीके से ट्रीट करेगा। जिस दिन इसे रियलाइज होगा ना कि मेरे साथ गलत कर रहा है, उस दिन तो मुझे महारानी बना देगा। और उस चक्कर में हम अपनी इंडिपेंडेंस, हम अपनी फ्रीडम, सारी चीजों को पीछे रख लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं। हम एज विमेन हम बहुत ज्यादा एम्पथाइज भी करते हैं कि अरे परेशान होगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा, घर से परेशान है। हमारी माओं के पास या हमारी दादियों के पास जब ऐसा होता था तो उनके पास कोई फाइनेंशियल लिबर्टी नहीं थी सिवाय सफर करने की, क्योंकि वो कहाँ ना उस समय था कि फैमिली सपोर्ट करेगी कि छोड़ के चले जाओ कोई बात नहीं, ना कोई जिंदगी काटने का जरिया था कि बच्चों को कैसे पालेंगे या अपने आप को कैसे पालेंगे। तो सोसाइटी में क्या हुआ कि हमने को लगा कि रहना ही एक तरीका है। मगर आज की जो औरतें हैं जो पैसे कमा रही हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उन्हें वो उम्मीद कि एक दिन सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, ये थोड़ा सोच के ये उम्मीद लगानी चाहिए, नहीं तो ये फियर या एंजाइटी बढ़ती रहेगी उनकी लाइफ में। जी,
तो जया, जैसे एक और बात करते हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। हमने देखा युवाओं पर रोजगार नहीं होता है, बेरोजगार हो जाते हैं। कल भी हमने डिस्कस किया, जैसे पेपर लीक हो गया, कुछ दिक्कत हो गई। तो ये सुनने में देखने में आता है कि सोचते रहते हैं सबसे ज़्यादा कोई भी व्यक्ति किसी भी एज को सोचना। तो सोचना किस कैटेगरी की एंग्जाइटी में आता है? हर वक्त सोचते रहना, हर वक्त सोचने रहना जनरलाइज एंजाइटी में आता है। एंजाइटी की कई सारी इलनेसेस होती हैं। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर ऐसा होता है जहां आप सोचते कम हो, सोचते ज्यादा हो और काम कम करते हो। अगर आपको ऐसी सिचुएशन में है कि आपका दिमाग सोचने पर ज्यादा मजबूर है और फिर सोशल कंडीशनिंग हो जाए कि काम भी करने कोई नहीं है, तो एंजाइटी और एंजाइटी रिलेटेड इलनेसेस मानसिक बढ़ती रहती हैं। तो बीइंग एम्प्लॉयड, बीइंग राइटली एम्प्लॉयड बहुत जरूरी है इस टेंडेंसी को काउंटर करने के लिए। मैंने देखा इसके अंदर जया होता क्या है कि आदमी अपने आप से बात करता रहता है और या फिर दूसरे को हमेशा गलत समझता रहता है। फला गलत है, इसने गलत कर दिया, मेरे साथ गलत कर दिया, इसने मेरे साथ गलत कर दिया। मतलब सारी दुनिया उसके लिए निगेटिव हो जाती है। फिर हम हंसते हुए मजाक में कहते हैं, अरे यार बी पॉजिटिव, क्या हर वक्त किसी को गलत समझते हो, है ना। तो ये जो एक हर वक्त सोचते रहने वाला साथ ये सिम्टम्स है। एक आ रहा है ब्रेन फॉग, कंफ्यूजन की स्थिति। ये किस तरह की एंजाइटी लेवल में आता है? ब्रेन फॉग एक सिम्टम होता है जब एंजाइटी या डिप्रेशन या स्ट्रेस बहुत ज्यादा देर तक रहता है। तो ब्रेन जो है वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। हर सेक्शन का कुछ कुछ काम होता है। एक सर्किट के जैसे समझिए उसे, ट्रांसफॉर्मिंग यूनिट के जैसे समझिए। तो जैसे ही एक जगह का लोड बढ़ गया, दूसरे का लोड बढ़ गया, तीसरे का लोड बढ़ गया, जब पूरे सिस्टम पे लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ब्रेन फॉग स्टार्ट हो जाता है कि आप भूलने लगोगे कि अरे क्या कह रहा था मैं, अरे मैं किससे बात करनी थी, क्या काम करना था। आपको, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं अचानक से कहीं अपनी दुनिया में खो जाऊं, वो ब्रेन फॉग तब होता है कि जब मैंने अपनी मानसिक दिक्कतों को बहुत ज्यादा समय तक ध्यान नहीं दिया, इलाज नहीं कराया, दिखाया नहीं उस समय। यानी कि कंफ्यूजन होना और या फिर काम की क्लियरिटी ना होना। तो ये हम दर्शकों को बता दें, ये ब्रेन फॉग है, एंजाइटी का लक्षण है, ना कि राहु केतु का कोई असर है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि राहु का धड़ नहीं होता, नर नहीं होता। तो वो कहा जाता है ना, ये राहु केतु का असर है ये, तो ऐसा नहीं है। और एक बात, इरिटेट रहना, दिख रहा है आजकल हर दूसरा व्यक्ति इरिटेट रहता है। भाई इरिटेट, ये क्या है? पेशेंस नहीं है, इमोशनल एक्सप्रेशन हेल्दी नहीं है। हम लोगों के कितनों के घरों में आप मुझे बताइए कि सब्र से, प्यार से बात को व्यक्त करने का मौका मिलता है, तो कभी आदत ही नहीं पड़ी, कभी सिखाया ही नहीं गया। इसी वजह से हम झुंझला जाते हैं। और झुंझलाना हमें समझना पड़ेगा, अधिकतर हमारे अंदर की कमी दर्शाता है, सामने वाले की कमी नहीं दर्शाता। कि अगर हम रिक्शे वाले पे जूझ रहे हैं तो उसमें 99% चांस है कि रिक्शे वाले की कोई गलती नहीं है, मगर हम ही परेशान हैं। हमने अपनी थॉट्स को, इमोशंस को स्ट्रीमलाइन नहीं कर रखा, जिसकी वजह से हम इरिटेट हो रहे हैं। जी, तो इरिटेट होना देखना जरूरी है। बिल्कुल, ये ज्यादातर टीनेजर बच्चों में ज्यादा हो रहा है। पेरेंट्स इरिटेट रहते हैं या आपस में इरिटेट रहते हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी, बात बात पे गुस्सा हो जाना। और एक सोने में भी दिक्कत होती है, एंजाइटी वालों को नींद नहीं आती या फिर ज्यादा नींद आती है? एंजाइटी में हमेशा कम नींद आती है, डिप्रेशन में ज्यादा नींद आती है। ये बहुत बड़ा मापदंड होता है डिसाइड करने का कि एंजाइटी है कि डिप्रेशन है। ये दो अलग बीमारियां हैं। बिल्कुल, दिमाग चलता रहता है, उसके बाद दिमाग की आदत हो जाती है। और आजकल कोई कमी तो है नहीं और बीमारी बढ़ाने की चीजों की, कि अच्छा दिमाग सोच रहा है तो मोबाइल चला लेते हैं, चलो जी टीवी चला लेते हैं, चलो जी आजकल ये 4-4 सेकंड की इतनी रील देखने की हमें आदत हो गई है, जिसमें इतनी लाइट, इतनी साउंड हम देखते हैं, तो चाह के भी दिमाग रिलैक्स नहीं कर पाता। अगर हमें अपनी रात की एंजाइटी कम करनी है तो इलाज से पहले आदतों को बदलना जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर जया, जैसे कुछ बातें हमारे से निकल के सामने आ रही है, फोकस नहीं कर पाते हैं या कोई खौफ बना रहता है, डर बना रहता है या शरीर पे कंट्रोल खो देती है, सब एंजाइटी के ही लक्षण हैं। और इसमें अलग तरह की चीज, जैसे शरीर पे कंट्रोल जैसे खो जाता है तो किस तरह की बीमारी होती है? तो वो फिर एंजाइटी से थोड़ा बढ़ जाते हैं हम आगे, कि अगर हम बिल्कुल शरीर का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं या बिल्कुल लॉस्ट हो जाते हैं, तो इसको साइकोटिसिज्म भी कह सकते हैं, मेनिया कह सकते हैं। कभी कभार एंजाइटी में बस हमें इलनेस एंजाइटी एक टाइप की बीमारी होती है, जहां हम अपने शरीर को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं। तो देखिए, डायग्नोसिस बनाना यहाँ पे एक इंसान का समझना, उसकी हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंजाइटी तो
हम सबको है, बिल्कुल। बट एंजाइटी की बीमारी हम सबको नहीं है। अब इस पे जो ये आपने चीज कहा का डिफरेंस एंजाइटी समझना हम बहुत सबको जरूरी है, है। बीमारी सबको नहीं है। अब इसका समाधान क्या है, लोगों को क्या करना चाहिए, आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करिए कि क्या आप सोचते ज्यादा हैं या आप काम ज्यादा करते हैं। हम्म। अगर आप काम ज्यादा कर रहे हैं, सोच कम रहे हैं, तो ठीक है। बट अगर दिमाग सोच में ज्यादा जा रहा है और उसके बाद नींद में हावी हो रहा है, शरीर में बार बार दिक्कतें आ रही हैं, रिपोर्ट में कुछ आ नहीं रहा, स्कैन कर रहे हैं, डॉक्टर कोई दर्द की दवा दे देता है, उसमें आराम आ जाता है, फिर वापस दिक्कत बन जाती है, तो ये टाइम है कि आप शर्म और सब चीजें छोड़ के एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को दिखाइए। मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, किसी को भी दिखाइए, कोई भी अच्छे प्रोफेशनल को दिखाइए। सेकेंडली, अपना रूटीन ठीक करिए। अगर हम सोएंगे नहीं, सुबह नाश्ता नहीं करेंगे, नाश्ते में उठते ही कॉफी पी लेंगे, प्रोटीन नहीं खाएंगे एडिक्वेट लेवल का, फाइबर नहीं खाएंगे, खाना टाइम से नहीं खाएंगे, तो मानसिक दिक्कतें बढ़ेंगी। एक्सरसाइज नहीं करेंगे, और एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता कि वजन कम कर लेके आपको जी 1 घंटा रोज एक्सरसाइज, 5 मिनट स्ट्रेचिंग तो हम कर ही सकते हैं ना। जी जी जी। अपने परिवार के साथ टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, अगर हम घूमेंगे फिरेंगे नहीं, ब्रेक नहीं लेंगे, काम नहीं करेंगे, अगर एक बैलेंस लाइफस्टाइल नहीं रखेंगे, तो हम मानसिक दिक्कतों से बहुत ज्यादा हावी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले इलाज से पहले भी अपना इलाज आप घर पे चालू कर सकते हैं कि अपना ध्यान रखना शुरू करिए। बिल्कुल। अपना, अपने आसपास वालों का, आधी दिक्कतें तो वहीं खत्म हो जाएंगी। अगर वहां भी नहीं होती हैं, तो अब जमाना छट गया कि हम साइकोलॉजिस्ट या मनोचिकित्सक वैज्ञानिक के पास जाने से कतराएं। अब समझिए कि आपकी सक्षमता पे सवाल नहीं है, अब आपकी लाइफ को इम्प्रूव और मदद करने के लिए ये सर्विसेज अवेलेबल हैं। कोई डॉक्टर ये नहीं सोचता है कि आप हमारे पास दिखाने आए हो तो आप असक्षम हो। हम इस काम के लिए यहाँ बैठे हैं, और हम आपको जो इमोशनल, आपकी इंटेलिजेंस के अलावा जो हम आपको इमोशनली हेल्प कर सकते हैं, उस पर फोकस करें। बिल्कुल। अब आखिरी सवाल डॉक्टर जया सुकुल, ये जो इमोशनल थेरेपी या मोटिवेशनल थेरेपी जो चल रही है आजकल, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर पैदा हो गए हैं हमारे देश में, ये सब क्या है, और क्या ये झोला छाप डॉक्टरों की तरह है, या फिर जो आप हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इन तीनों में क्या अंतर है? देखिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए हमें बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी कम से कम इतना करना पड़ता है, ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें बस अच्छा सा यूट्यूब का पेज, हमारी शक्ल अच्छी होनी चाहिए, बहुत सही बताएं, और 2-4 ज्ञान की बात इधर से उठा के हमें चिपका देनी चाहिए जी। मैं मोटिवेशनल स्पीकर मैं पूरी तरीके से डिस्कार्ड नहीं करूंगी। प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, बहुत अच्छी सुनने में बात हो सकती हैं, मगर एक बार दिक्कत बन जाए तो इलाज के लिए उन पे निर्भर ना रहें आप, या अगर आप अपने बच्चों को फोर्सफुली उन चीजों पे निर्भर ना कराएं, क्योंकि कोई भी इंसान जो एक जनरल प्लेटफॉर्म पे, मैं भी आज अगर एक जनरल प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ, तो वो सब चीजें सब इंसान पे लागू नहीं होंगी। इसीलिए 1-on-1 गाइडेंस लें, प्रोफेशनल गाइडेंस लें। हमने अभी देख ही लिया है कि प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर भी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। बिल्कुल, रवि कुंद्रा की बात है, जिस तरह से रहा, तो ये एक अलग चीज है। मैं अप्रोच लीजिए, बिल्कुल पढ़ा लिखा आदमी लीजिए इलाज के लिए, कोई भी लीजिए, बट उसको चेक करके लीजिए, बिल्कुल जाइए उस पर। जबकि मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं, डॉक्टर जया सुकुल यहाँ मौजूद है। जापान में दिन में 2 बार एक्सरसाइज कराई जाती है, और एक जो है कहा जाता है थोड़ा सा सो लीजिए, दिन में भी 1-2 बार कहा जाता है सो लीजिए, जिसे हम कहते हैं। तो जापान का जो सिस्टम है वो बहुत अलग है। और रही बात साइकोलॉजिस्ट की, जैसे आप हैं, ये लगभग स्टडी आई थी आज से 20 साल पहले, वहां पर अमेरिका में कंपलसरी कर दिया गया था, यदि आप अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं सबसे पहले किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से अपनी रिपोर्ट लेकर आइए, फिर डॉक्टर आपका इलाज शुरू करेगा। यानी कि हम आज भी अमेरिका से कितने साल पीछे हैं, जब आज आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि आप अपनी पहले चेकअप करा लीजिए किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से, तभी डॉक्टर से इलाज हो पाएगा। डॉक्टर जया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि एंग्जाइटी क्या है, एंग्जाइटी के लेवल क्या है, किस तरीके से ये होती है, किस तरह से ये चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों या शहरी क्षेत्र के लोग हों, सभी एंग्जाइटी से परेशान है। और एंग्जाइटी का सबसे बड़ी बात है वो है इमोशनल मिसमैनेजमेंट, यानी कि
रिश्तों में सुधार लाइए, लाइफस्टाइल में सुधार लाइए, खुश रहिए और म्यूजिक सुनिए जो आपको आनंदित रखे, तभी आपका जीवन बेहतर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हम रखें ख्याल आपका।